सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग छात्रों। उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी छात्रों। आज आपको लेकर आए हैं एमपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़ोमंद क्लासेस है आपकी। मैंने आर्ट्स क्लासेस, मैंने एग्रीकल्चर क्लासेस। इसमें आज हम लेके आए हैं राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो छात्रों, दो ध्रुवीयता का अंत तो मानते हैं कि जो दो ध्रुवीयता का अंत है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो देश की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण रही थी। यानी कि देश की जो राजनीति थी, आर्थिक जो संस्थाएं थी, इनकी जो आंतरिक यानी अंदर से जो कमजोरियां थी, वो सोवियत संघ के पतन का कारण रही थी छात्रों। द्वै ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है छात्रों? तो द्वै ध्रुवीयता का अर्थ का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से होता है या अर्थ ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है उसे ही हम द्वै ध्रुवीयता कहते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि शॉक थेरेपी का मतलब है पहले आघात पहुंचाओ, फिर उसके बाद उसका उपचार करो। यानी कि कह सकते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पाश्चात्य देशों को जोड़ा गया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। अगला क्वेश्चन है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमा मिलती है छात्रों? तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती हैं। तो रूस के साथ जिन जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं वो देश हैं आपके नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। ये सभी इन सभी देशों की सीमाएं आपके रूस से मिलती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि ये आपका रूस है, तो ये आपका रूस है, तो ये सीमाएं इन देशों की यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है छात्रों, देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन किन नीतियों को अपनाया था। तो एक तो पेरेस्ट्रोइका थी, इसको हम कह सकते हैं पुनर्रचना। एक आपकी ग्लासनोस्त थी, इसको हम कह सकते हैं खुलेपन की नीति को अपनाना। ठीक है छात्रों, तो पुनर्रचना और खुलेपन की नीति क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब गठन और ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। यानी सोवियत राजनीति और समाज के नवीनीकरण के लिए मिखाइल गोर्बाचेव के नारे थे, जिसे उन्होंने 1985 से 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अपनाया था छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई तथा समाजवादी आदर्शों एवं समतामूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का बड़ा प्रयास था। सोवियत प्रणाली को बनाने वालों ने ऐसा करने हेतु राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक उपयोगिता दी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला वाकई कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने किसी अन्य राजनीतिक दल या हम कह सकते हैं विपक्ष को कभी पनपने ही नहीं दिया, उसको मौका ही नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है छात्रों हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए प्रमुख रूप से अग्रणी उत्तरदायी थे या कारण कह सकते हैं। सोवियत संघ द्वारा 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप
देख रेख को अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में हो गई थी वहाँ की। सोवियत संघ में प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगाकर बढ़ता ही चला गया, आयात लगातार क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर गई थी। छात्रों देखिए छात्रों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है छात्रों, और ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। हालांकि सोवियत संघ के नागरिकों को परिश्रम की दरें लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह पाश्चात्य देशों से प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे रहा। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रकार की उपभोग वस्तुओं को कमी हो गई थी। आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके सोवियत संघ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को छात्रों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 कारण बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं। जैसे सोवियत संघ की संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक एवं उन्नत प्रकार की थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद प्रमुख रूप से थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा विकसित थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, यानी कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस प्रकार से हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था उसके परिणाम निम्न थे। नंबर 1 है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका वर्चस्व स्थापित हुआ और सोवियत संघ के सभी गणराज्यों की आज़ादी के बाद रूस का नेतृत्व बोरिस एल्त्सन द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को सदस्य बनाया गया और तीसरी दुनिया के देशों से जो समझौते पूर्व सोवियत संघ ने किए थे उनके निर्वाह का उत्तरदायित्व अब रूस का था। छात्रों तो सोवियत संघ में से जितने गणराज्य अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी शक्तियों में अभिवृद्धि कर ली थी। तो बढ़ते छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी के 3 परिणामों को लिखिए। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। इसी तरह शॉक थेरेपी का अपराध धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम से अमूलचूल परिवर्तन के प्रयासों को थोपना है। शॉक थेरेपी के परंपराओं को संक्षेप में निम्न प्रकार समझाया गया है। जैसे कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी लोगों को उपभोग के उस चरमोत्कर्ष तक न ले जा पाई जिसका उसने वादा किया। शॉक थेरेपी से जहाँ संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई, वही लोगों को भयंकर बर्बादी से होकर गुजरना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण रूस का नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा कर धराशायी हो गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और रूसी मुद्रा और रूबल के मूल्य में आश्चर्यजनक गिरावट हुई। देश में मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि जमा पूंजी भी डूब गई। प्राचीन व्यापारिक और ढांचा छिन्न भिन्न हुआ, लेकिन उसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। अगला पॉइंट है, हालांकि आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। छात्रों तो छात्रों ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और ये आपके 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। छात्र देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण या दोष लिखिए। तो सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोष या कमियां हम कह सकते हैं निम्न है। जैसे सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप में नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी, वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई और जन साधारण का जीवन लगातार मुश्किलों भरा होता चला गया था। छात्रों
सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई, पाश्चात्य देशों से अत्यधिक पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। छात्रों, कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में समस्त स्तरों पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था और दल वहां की जनता के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। सोवियत के 15 गणराज्यों में रूस अत्यधिक बलशाली था और शेष 14 गणराज्यों के नागरिक स्वयं को उपेक्षित एवं दबा हुआ मानते थे। छात्रों, ठीक है छात्रों, ये आपका सोवियत प्रणाली के 4 गुण थे, दोस्त थे। अब देखिए बढ़ते, यही आपके जो क्वेश्चन है छात्रों, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 100% इसी से आएगा छात्रों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी जो भी वीडियो आपको डाला जाएगा वो वीडियो से आप वंचित ना हो सकें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।